वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज कौन सी डेट है हमारी? 18 तारीख। और 18 सितंबर के देख लेते हैं हम लोग हमारे जितने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितनी जितनी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं इस पूरे में से, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आप सभी लोग, अगर आपको इस पूरे की पीडीएफ चाहिए तो दिया गया नंबर है आपके पास। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पीडीएफ की सारी जानकारी और जो जो आपको जानकारी चाहिए कि भाई पीडीएफ का क्या है, कैसे है, वो आप ले सकते हो। बाकी देखो, वीडियो एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रही हूँ, आपको प्रॉपर समझा तो रही हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पीडीएफ लेना चाहें या नहीं लेना चाहे वो आपकी मर्जी है। बाकी 1 बजे ये पूरा टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, कोशिश करिएगा ज्वाइन करने का, जरूर जरूर जरूर। चलो भाई, आज के हमारे देखो काफी सारे आर्टिकल्स मुझे कवर कराने हैं आपको। देखो, सबसे पहला आर्टिकल है हम लोगों का, वो है पेडागॉजिक एथिक्स। पेडागॉजी मतलब शैक्षणिक नीति शास्त्र। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, बायोफ्यूल के ऊपर जो है चल रहा है, जैव ईंधन के ऊपर। बाढ़ के मैदान, ये काफी न्यूज में है। निपा वायरस मैंने आपको पढ़ा रखा है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, ये मैंने आपको कराई थी, है ना। उसके बाद आयुष्मान भव कैंपेन। उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी मनाया गया है। सिकल सेल से जुड़े हुए लोगों का किस तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। यूएन का साइबर क्राइम, फायर क्रैकर्स का बैन दिल्ली में हो गया है। और C-295 एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट का डिलीवरी। तो यहाँ पर सबसे पहला है पेडागोजी के एथिक्स। पेडागोजी के एथिक्स यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि अभी हुआ क्या, यूपी के एक स्कूल में एक खबर ऐसी आ रही थी कि टीचर ने अपने छात्रों को ये बोला कि भाई आपका जो एक सहपाठी है उसको थप्पड़ लगा दो। मतलब एथिक्स क्या है ये? ठीक है, गलत है ना। तो वही चीज अभी हम पढ़ेंगे कि आपको भी पता है कि हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक राइट है, राइट टू एजुकेशन कहते हैं उसको। ये बहुत बड़ा एक एक्ट है जिसके अंदर हम लोग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। कौन सी एज का? 6 से 14 साल के बच्चों का। आर्टिकल नंबर 21A में हमारा फंडामेंटल राइट है। वही आर्टिकल नंबर 51A में 11th नंबर की ड्यूटी ये पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ताकि प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक स्तर की होती है वो जरूर वो कंप्लीट करें। वही ये जिम्मेदारी बच्चों की है। अधिकार किसके पास है? बच्चों के पास। अब छोटे बच्चों को थोड़ी ना पता है स्कूल में या फिर पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो तो यहाँ पर वही भेजेंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे माँ बाप उसके। उसके अलावा यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 45 है डीपीएसपी का, उसमें ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 45 में कि क्या किया जाएगा। डीपीएसपी के तहत ये बात लिखी गई है कि जो सरकार है ना वो यहाँ पे प्रॉपर शिक्षा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि भाई कैसी एजुकेशन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर साफ साफ बता दी कि ट्रेनिंग टीचर्स की क्या रहेगी, बच्चों के साथ क्या बिहेवियर रहेगा, सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होगा। और मानना भी है, और ये जितना भी आरटी का बातें हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में लागू होती है। तो ये सब हुआ। 2023 अगस्त में वर्डिक्ट आया कि जो एनसीटीई है, एनसीटीई होता है जो टीचर एजुकेशन पे ध्यान देता है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दिल्ली में ही इसके हेडक्वार्टर्स है। मैं यहाँ पे गई भी हुई हूँ। तो एनसीटीई ने बैचलर ऑफ एजुकेशन में जो है ऐसे बोला कि भाई जो बीएड किया होगा टीचर, उनको वहां पे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की अनुमति देते समय में विवेक का कार्य नहीं किया था, मतलब बहुत शांत रहना। ठीक है, पहले क्या होता था कि बीएड जो है वो एक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई थी डीपी चट्टोपाध्याय की, जिन्होंने ये बताया था, क्वेश्चन आ सकता है डीपी चट्टोपाध्याय रिपोर्ट किससे जुड़ी हुई है। तो ये पर्सन जो है वो टीचर की ट्रेनिंग से, मतलब कि टीचर को कैसे पेशेंस रखना है प्रोफेशनली, एथिक्स कैसे रखने हैं टीचर के, जो कि अब उतने ज्यादा नहीं रहे हैं, वो सब के ऊपर बात करता है। धीरे धीरे करके चीज काफी चेंज हो गई। और टीचर को, कोई भी टीचर होता है आपको भी पता है कि पढ़ा लिखा विचारशील विवेक वाले टीचर्स होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को भी संभाल सकते हैं। तो ये जो एक एथिक्स थे उसके ऊपर मैंने आपको बताया है। कमीशन का नाम याद रखिएगा, RT 2009 याद रखिएगा।
ठीक है भाई, समझे बात को। हालांकि हुआ ये गलत ही है, बिल्कुल ही गलत हुआ है, लेकिन जो भी है आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट में पढ़ना तो है। जो जो नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपको दिमाग में रखने बहुत बहुत जरूरी है, समझे भाई। अगला ऐसी आती है ग्लोबल स्टॉक टेक की रिपोर्ट। एक स्टॉक टेक रिपोर्ट है जो कि यूएन ने जारी करी है क्लाइमेट एरिया में। मैं आपको ना, आपको पूरा पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा बनाया हुआ, मुझे पूरा पता है, मैं आपको समझा रही हूँ। आप बस मेरी बात समझोगे, आपको अगर आपको मन करे तो आप रीड कर लो, अदरवाइज मैंने पूरा समझाया उसी को आप नोट करोगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ना मैं, जैसे उसमें बताया कि डीपी चट्टोपाध्याय है, तो जहां पर भी आप अपनी कमीशन के नाम लिखते हो ना, बहुत सारी कमीशन आपने पढ़ी है, आपने पॉलिटी में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा है, तो जहां जहां आप कमीशन के नाम लिखते हो वहां पे एक नई कमीशन ऐड कर दो अपने नोट्स में, ठीक है। अब ये से ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, क्लाइमेट से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, तो उसमें इन्होंने ये बताया भाई कि जो हमने 2015 में पेरिस में एक अग्रीमेंट किया था, बहुत बड़ा अग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो कहाँ तक पहुंचा और उसमें कितना, किस कंट्री ने योगदान दिया है, समझे बात को। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी है, 45 पेज की ये रिपोर्ट है। की फाइंडिंग्स के नाम पे इसने बताया है, और ये बताया है कि वर्ल्ड अभी भी, आज भी जो है पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर नहीं चल रहा है, ठीक है। पिछले साल जो ये जो यूएन की एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी उसमें भी बात बोली गई थी, ठीक है। अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है ना, आपको पता है ना, G20 का समिट हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया है। तो इसी के हिसाब से एक 5 साल में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। 2015 में कंट्रीज ने पेरिस में जो अग्रीमेंट किया था उसमें ये बोला था कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। कितना रखेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। हमें पूरे ओवरऑल हर कंट्री को अपना योगदान देते हुए पूरे अर्थ का टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं पहुंचाना है, ठीक है। कोशिश करनी है 2 डिग्री से ऊपर तो किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। 2 डिग्री से ऊपर हालत में जाएगा भाई, यहाँ पर लोहा पिघलना शुरू हो जाएगा, इतनी गर्मी पड़ जाएगी, इतनी हीट वेव्स होने लग जाएंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, फॉसिल फ्यूल हो गया, इन सब चीजों पे हम लोगों को अपनी डिपेंडेंसी को देखना पड़ता। तो यही सीओपी होता है, इसके चक्कर में ही, सीओपी मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि पूरा क्लाइमेट से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे हम नई नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी की फाइंडिंग्स को हम देख लेंगे, मेन तो वही है हमारे लिए। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो सरकार है वो अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स, उनको यहाँ पर थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश करें। दूसरा, कोशिश ये की जाए कि 2035 या 2030 तक आते आते जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उसको रिड्यूस करो। जैसे 2030 तक आते थे 43% कर दो, 2035 तक आते थे 60% कर दो, 2050 तक आते आते इसको बहुत ही कम करने की जरूरत है। तो ये तो बात बहुत साल पहले भी कही जा चुकी है, ठीक है। वनों की कटाई जो है उसको रोको, ये वन नहीं होंगे तो फिर क्लाइमेट का क्या, कहाँ से चेंज में ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हमें जो है ये पूरे जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो उसके नुकसान को रोकने के लिए हमें उसके जैसा जुड़ा हुआ पैसा भी वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट वगैरह इन्होंने यहाँ पर दी है सुधार करने की, काफी सारे पॉइंट्स बताए, आप इसको रीड कर सकते हो। मेन पॉइंट यही है, इतना याद कर लोगे इसमें इनफ है। बाकी से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यूएन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट्स इट। कब रिलीज होती है, हर 5 साल में रिलीज होती है। किसको चेक करने के लिए, पेरिस अग्रीमेंट को चेक करने के लिए। बाकी ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि जो अभी मैंने बताया था ना कि 2030 से 2050 तक आते थे कितना परसेंट रोकना है, वो परसेंटेज में माइट भी पूछी जा सकती है, ठीक है, समझे सब लोग। चलो बड़े आगे, बायोफ्यूल की सस्टेनेबिलिटी। अभी जब हमारा G20 समिट निपटा था ना, अभी 9 सितंबर को जब कंप्लीट हुआ था, 10 को भी चला था, बट मेन डिक्लेरेशन 9 को साइन हो गई थी, सैटरडे को। तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल का अलायंस बना है, इसको मैंने पहले भी कवर किया, इससे मैं इसको अभी शॉर्ट में कवर कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको कवर कर दिया। अब क्या है, इंडिया ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। बायोफ्यूल्स का वो मतलब होता है कि ऐसा कोई भी चीज जो ऑर्गेनिक मैटर से फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है, बायो का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, और फ्यूल से फ्यूल बनाना, उसे कहते हैं बायोफ्यूल, जो कि पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल्स में ऐड करता है ताकि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसको और कम कर सकें। तो उसी के ऊपर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है G20 में अभी ही। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं बायोफ्यूल की, तो हम लोग यहाँ पर इथेनॉल को है मिक्स करते हैं,
ठीक है, इथेनॉल कहाँ से आता है? फूड की क्रॉप्स में से आता है। सरकार ने बहुत टाइम से ये सोच रखा है कि हम लोग जो हमारा पेट्रोल होता है ना, उसमें 20% क्या मिलाने वाले हैं? इथेनॉल। C2H5OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। तो हम लोग ये करेंगे यहाँ पर 1G इथेनॉल यहाँ पर हम ऐड करेंगे, 2G को भी यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। 1G इथेनॉल जो है वो शुगर केन जो होता है ना गन्ने का, उससे वह जो है बनाई जाती है। 2G अभी क्या होता है, जब हम कोई क्रॉप का कुछ बच जाता है ना लेफ्ट ओवर, उससे आगे क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा और ये टारगेट अभी अचीव करने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। पर अभी 1G इथेनॉल की तो काफी ज्यादा हो गई, इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं इसको। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल को आप मिला देते हो तो उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग के रूप में कहा जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जो पेट्रोल से होने वाला नुकसान होता है ना, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शुगर केन को इतना ज्यादा यहाँ पर यूज करेंगे इथेनॉल बनाने में, तो शुगर केन को जो बनाने में चीजें होती है, मतलब ग्राउंड वाटर का जो भूजल लगता है वो खत्म होता जाएगा। तो ये भी निकल के आया था कि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा डिप्लीट होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमें फूड प्रोड्यूस बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से इथेनॉल की प्रोडक्शन जो है वो लंबे समय तक हम कर नहीं पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। तो वही ये ग्रीन हाउस एमिशंस जो है एग्रीकल्चर में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप रीड कर सकते हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। मैंने इसको पहले अपनी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले अपनी वीडियो में इसको प्रॉपरली कवर अप कर लिया था। तो आगे आने वाले समय में यही चीज है कि हमें नेट जीरो एमिशंस को लेकर के आना है आगे आने वाले समय में। और कोशिश यही करनी है कि जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जितने भी हैं, इस तरीके से ई वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, है ना। अभी तो वह खैर बढ़ भी रहे हैं, मैं इंडिया की बात करूँ तो काफी बढ़ भी रहे हैं। जितनी भी ये डिलीवरी कंपनीज होती हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे हमें लंबी दूरी में जाना है, कहीं पर माल की ढुलाई करनी है, इन जगह पे थोड़ा हमें ज्यादा समय लगता है, तो वहां पे थोड़ी कोशिश ज्यादा भी करनी चाहिए। ठीक है भाई। अगला आता है हम लोगों का फ्लड प्लेन्स को बचाना। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, एक्चुअली दोबारा से ये टॉपिक आ गया। ये मैंने आपको करवा दिया कवर, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगी बिकॉज इसको ऑलरेडी हम लोग 2 बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, गलती से मैंने दोबारा से लिख दिया फ्लड प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्लड प्लेन्स हिमाचल में भी हुए, पंजाब में भी हुए, तो वो मैंने आपको करवा दिया था कवर। अगर आपने मेरा रेगुलरली वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको इस टॉपिक के बारे में जरूर आता होगा। मैंने इसके अंदर जब चाइना का एक मॉडल था फ्लड से बचने वाला, वो भी बताया था, वो फेल हो गया था। और ये भी बताया था कि फ्लड प्लेन्स का क्या फायदा नुकसान किस तरीके से है ना, आपको याद होगा। तो मैं इसको आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको रीड जरूर कर सकते हो। ठीक है, आप पॉज कर दो, मैंने रीजंस लगा दिए, अब आप पॉज कर सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, फ्लड प्लेन्स मैंने बताए थे क्या होते हैं। और फ्लड प्लेन्स के अंदर आप अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को वहां के नुकसान होता है। जब भी वहां पे बारिश का सीजन ज्यादा हो जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान को झेलना पड़ जाता है, और जो भी बातें वहां पे कही जाती है ना, लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, तो रेयरली इम्प्लीमेंट होती है। तो वही बात है ना, सबसे बड़ी कमी यही है। सरकार ने इसके स्टेप्स क्या लिए थे, मैंने ये भी बताया था। एनजीटी के बारे में बताया था कि एनजीटी 2010 में बनी थी और उन्होंने 2015 में एक डिसीजन लिया था कि गंगा के किनारे 200 मीटर के आसपास हम कुछ भी। तो इसी के लिए आपको दिमाग में रखनी है चीजों को। ठीक है, और बाकी कंट्रीज ने काफी ज्यादा प्रोटेक्शन पहले कर दिया, इंडिया भी इस पे इंट्रोड्यूस करेगा। अगला है भाई हमारा निपाह वायरस। आप लोगों को पता है, मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। केरला में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर अब जो है डेथ भी हो गई है। तो केरला में एक जगह है कोझिकोड, वहां पे रोकथाम की बात चल रही है। एंटीबायोटिक्स देनी शुरू हो गए हैं। केरला के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है वीना जॉर्ज, उन्होंने ये बोला है कि ये है बिल्कुल इन्फेक्शियस है और हो सकता है आगे चल के ठीक हो जाए, ऐसा बोला है। देखो मैं आपको बताया है, मैंने आपको क्वेश्चन भी कवर कराया था। ये पूरा प्रीलिम्स के लिए, पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल है। जो फर्स्ट पेडागोजी वाला पढ़ा था वो मेंस में आप GS पेपर 3 एथिक्स में यूज कर सकते हो। निपा वायरस, निपा वायरस जो है आपको मैंने बताया था प्रायोरिटी में है, जूनोटिक है। जूनोटिक का अर्थ होता है जो कि जानवरों से फैलता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये सबसे पहली बार जो है साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया और सिंगापुर में पहले इसका रिपोर्ट किया गया था। ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। फ्लाइंग फॉक्स से या फिर फ्रूट बैट से ये पहुंचता है पिग्स, डॉग्स में, और फिर आके ह्यूमंस में कांटेक्ट में आ जाता है। इसे कहते हैं निपा वायरस। तो निपा वायरस जो है इस तरीके से ये जो है आता है, एनिमल के सलाइवा से आ सकता है, ह्यूमंस में भी बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
तो उसे कहते हैं हम निपा वायरस। निपा वायरस इंडिया में सबसे पहली बार 2007 वेस्ट बंगाल में आया था, लेकिन उसके अभी कुछ हाल फिलहाल में 18, 19, 21 में केरला में आया, और अभी भी ये काफी बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना, इसकी वजह से सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। सरकार ने इसके लिए वही है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को हाइजीनिक रखो, सैनिटेशन बना के रखो, और इसकी वैक्सीन, अभी देखो वैक्सीन आई रही है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आप उसमें केयर कर सकते हो, इन्फेक्टेड पीपल से क्वारंटाइन कर लो, उनको दूर रखो, और ताकि आगे बढ़े नहीं। तो क्योंकि है ये एक तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। बस निगरानी रखो उनके ऊपर, लगातार निगरानी रखनी चाहिए। तो यही है प्रॉपर से जो है निपा वायरस। मैंने इसके बारे में आपको 2 से 3 बार कवर करवा दिया, एक पहले क्वेश्चन के फॉर्म में भी कवर कराया था, वैसे भी कवर कराया था, तो आप इतना पढ़ लो, बहुत है इसके अंदर। ठीक है, रीड कर लो आप खुद से, इतना आप सब बच्चे अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ भाई, आज का ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने की बातचीत चल रही है, तो आज 18 हो गई है। 18 से लेकर के 22 तक, या फिर मतलब 21 तक या 22 तक जो है नए स्पेशल सेशन अभी पार्लियामेंट का किया जाएगा। दोनों यहाँ पर जो है संविधान सभा बैठेंगी, 75 सालों के अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगी, और राज्यसभा इन स्पेशल सेशन में 3 बिल्स को लेकर के आ रही है। सामने पढ़ लो बिल्स को नाम। ये है एक पोस्ट ऑफिस का बिल, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, बहुत कंट्रोवर्शियल चल रही है इसके ऊपर। और कुछ बिल्स ऐसे जिनको हटा देना चाहिए, उनको रिपील करो। ये तीनों बिल यहाँ पे लेके आएगी राज्यसभा, और जो लोकसभा है वो एडवोकेट और प्रेस के ऊपर बिल लेके आएगी। तो स्पेशल सेशन में इन 5 बिलों की डिस्कशन किया जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कभी भी सेशन करा दो? बिल्कुल। मैंने आपको हिस्ट्री भी इसकी कवर करा दी, बस वो आज ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैं बता। देखो, वर्ड नहीं लिखा कि स्पेशल सेशन होगा, लेकिन आर्टिकल 85 में साफ साफ बात लिखी है कि प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी, उसको नेसेसरी लगता है, उसको लगता है कि भाई अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो सेशन को बुला सकता है। पार्लियामेंट को किसी भी सेशन में इनवाइट किया जा सकता है। वैसे तो देखो, पार्लियामेंट के 3 सेशन होंगे, बीएमडब्ल्यू मैंने करवाया था ना पहले की क्लास में। बी फॉर बजट, एम फॉर मॉनसून, और डब्ल्यू फॉर विंटर। ये 3 सेशन हमारे ऑलरेडी हो रहे हैं। इसके बीच में कभी और सेशन कंडक्ट करवाना है तो बिल्कुल करवाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। प्रेसिडेंट की जब इच्छा आ जाए, प्रेसिडेंट की मर्जी है भाई, सेशन कराना है, बिल्कुल मर्जी है। आर्टिकल 85 के तहत होता है, लेकिन स्पेशल सेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये लिखा कि जब मर्जी बुला सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने आपको कवर करा दिया कि ऐसा हुआ। अगला आर्टिकल आता है भाई आयुष्मान भव। आयुष्मान भव कैंपेन सितंबर 13 को शुरुआत किया गया, जिसमें आयुष्मान शब्द याद कर लो। देखो मैं बता देती हूँ आपको, जो ये टीचर वो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी, वापस देखेंगे। मैं आपको बता रही थी, जो टीचर आपको पढ़ा रही है उसका नाम है आयुषी, मतलब मैं, मेरा नाम है आयुषी। आप याद कर लो, आयुष, आयुष, आयुषी ऐसे करके याद कर लो। आयुष का मतलब क्या होता है? लंबी उम्र, मतलब कि हेल्थ। तो ये हेल्थ के ऊपर है पूरा। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ केयर के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति को हेल्थ कवरेज पूरी तरीके से मिले। हेल्थ कवरेज सबको देना, ये सबसे बड़ी हमारी एक पहचान है। अच्छी हेल्थ सबको देना और किसी को भी पीछे ना छोड़ना। तो ग्राम पंचायत, यहाँ पे आयुष्मान ग्राम पंचायत, ये गोल यहाँ पे डिक्लेयर करके और सबको यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कर रही है। उसे ही हम कहते हैं आयुष्मान भव कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर सेवा पखवाड़ा भी लॉन्च किया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, जिसमें हर एक व्यक्ति को जो जो हेल्थ की सर्विसेज चाहिए वो दी जाएगी। ऐसे ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस, आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम सितंबर 14 को मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 10 को, लेकिन इंडिया में राष्ट्रीय है ना भारत का, भारत का हम सितंबर 14 को मनाते हैं, जिस दिन हम लोगों ने हिंदी ऑफिशियल अपनी जो हमारी जो संविधान सभा थी उसने अडॉप्ट किया था, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस को यहाँ पर हम लोग 14 तारीख को मनाते हैं। ठीक है, तो छोटे से पॉइंट थे ये, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही, छोटे छोटे से पॉइंट है। वीकली करंट अफेयर में इसको मैं कवर भी करूंगी, आप तब भी पढ़ सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपको लिखना है क्यों हुआ था इस दिन। ठीक है, अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है सिकल सेल पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट जो सिकल सेल से यहाँ पर है, सिकल सेल जो है वो इंडिया में काफी पॉपुलेशन में दुर्बल दुर्बल से हो जाता है ना, बिल्कुल पतले पतले से हो जाते हैं, उसे कहते हैं सिकल सेल। तो उनके लिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन बन रहा है प्रॉपरली, जो उनको आगे 3 साल तक यहाँ पर अभी दिया जाएगा। एक इशू करवाने की लगभग 3 वर्षों से रुकी हुई है ये चीज, अब इसको आगे इम्प्रूव किया जाएगा। और उसके लिए पेशेंट को ये, क्योंकि सिकल सेल एक लाइफ लॉन्ग डिजीज हो जाता है, और इसके अंदर आपको जो है आपकी बोन मैरो होते हैं ना, जो पीछे बैकबोन टाइप होती है, उसमें से आपको सेम जिसका भी सेल होगा ना, सेम जिसका आपका ब्लड ग्रुप मैच होगा, उससे आपके यहाँ पर बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है।
ठीक है, तो अभी यही है, इसके लिए काफी सारी चीजें चल रही हैं। सिकल सेल, इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर आता है भाई यूएन साइबर क्राइम की कन्वेंशन हुई है अभी हाल फिलहाल में, इंडिया ने अटेंड किया है यहाँ पर, कि आप लोग जो है यहाँ पर पर्सनल डेटा के ऊपर काम करो, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। 2024 में इसके ऊपर हो सकता है कि बिल भी साइन कर दे, और इंडिया में भी इससे जुड़ा हुआ बिल आ रहा है, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल। क्योंकि साइबर क्राइम का मतलब आपको पता ही है, आप लोगों ने झेला भी होगा कभी ना कभी। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, आपके पर्सनल डेटा आपके थर्ड से ट्रांसफर हो रहे हैं, उन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए पूरी एक कन्वेंशन रखी गई। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर आता है भाई फायर क्रैकर्स पे बैन कर दिया गया, आप सभी जो जानते हैं इसको। दिल्ली के आसपास के एरिया में फायर क्रैक की प्रोडक्शन को यहाँ पर रोका गया है। बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को हटाने की याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं किया जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन वाले जो हरे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस के थ्रू बेचा जाएगा। बाकी आप कहीं पर भी ये जो फायर का क्राइम है वो नहीं कर सकते हो। पीसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर बात करती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को ही इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि अभी आने वाला दिवाली का समय, नवंबर में दिवाली है, तो उसकी वजह से पहले पटाखे बिकने शुरू हो जाते हैं, सारी चीजें होती है उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, तो हद से ज्यादा, दिल्ली एनसीआर के रीजन में तो हद से ज्यादा होता है। फिर अभी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक फर्स्ट C-295 MVW ट्रांस एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे मंगवाया गया है, और बाकी आने वाले और जितने भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट होंगे उनकी डिलीवरी काफी आगे आने वाले समय में होगी। इसके अंदर जो है, जो भी इस एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी की जाएगी यहाँ पर, उसके लिए पूरा जो है सेटल फैसिलिटी हैदराबाद तेलंगाना में है और वडोदरा गुजरात में किया गया है। एवरो एयरक्राफ्ट की सर्विसेज के साथ आईएएफ को डिलीवरी यहाँ पे दी जाएगी। बस एक नाम याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं आएगा ये। सिर्फ नाम नाम याद रखना है, कल को पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है भाई, आज से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए मैंने आपको, पढ़ो इसको, सॉल्व करने की कोशिश करो कि आरटी 2009 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A में है या 21 में है। पढ़ो इसको अच्छे से सब लोग, पता चल जाएगा अभी। करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, तो हाँ इसमें देखो भाई, और एनसीटीई 2009 में बनी है, नहीं 2009 में तो आरटी बना है, एनसीटीई तो 1993 में बन चुकी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलती है, आर्टिकल 21 नहीं है, 21A है, क्योंकि आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं, हमें 21A एजुकेशन वाला दिख रहा है। एनसीटीई जो है वो इसी के साथ बनी थी, नहीं, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, एनसीटीई 1993 में आई थी, और इसने अपना काम 1995 में करना शुरू किया था। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पढ़ के देखो आप, कंपलसरी एजुकेशन मिलने वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ के देखो अच्छे से, इसको पॉज करके रीड करो, बाकी ये भी आप रीड कर सकते हो, मैंने बता ही दिया है। उसके बाद निपा वायरस के ऊपर क्वेश्चन है। निपा वायरस जो है आपको मैंने बताया हुआ है, आज की क्लास में हमने पहले भी कवर किया था। निपा वायरस पहली बार ब्राजील में हुआ, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस वाज इन ब्राजील, रॉन्ग है। फर्स्ट आउटब्रेक इसका साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, मलेशिया और सिंगापुर में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाली ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गलती ये है कि करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, फ्रॉम बोथ एनिमल्स टू ह्यूमन, ह्यूमंस टू ह्यूमंस, ये भी यहाँ पर जो है वो गलत है। निपा आउटब्रेक 2001 में इंडिया ने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, ये ठीक है, चलो ठीक है। ये रही आपके स्टेटमेंट्स, आप इसको रीड कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में 2001 में हुआ था, उसके बाद फिर आगे थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ लो, तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड वाली स्टेटमेंट है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको अपने सारे फैक्ट्स को कवर अप करते हुए चलना है, ये कवर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, और कैसा लगा लेक्चर उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।